गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म एग्जाम मंच एप्लीकेशन पर, साथ के साथ आज के अपने इस हरियाणा जी के लाइव सेशन में। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट कमेंट मेरे को करके बताइएगा कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और उसके बाद हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जहां से पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उस टॉपिक को भी पहले वाले टॉपिक की तरह बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे, ताकि इस टॉपिक से आगामी परीक्षाओं में आने वाला क्वेश्चन हमारा किसी भी हालात में गलत ना हो। बच्चों, टॉपिक का नाम होगा लोक विश्वास। तो एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, सभी को राम राम। तो जितने भी प्यारे 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 बच्चे क्लास में जुड़ते जा रहे हैं, सभी का वेलकम है। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, कल मेरे पास 4-5 बच्चों के कॉल भी आए थे कि सर हमने सिर्फ हरियाणा जीके का बैच एनरोल कर रखा है, लेकिन हम इंडिया जीके भी पढ़ना चाहते हैं आपसे, ज्योग्राफी भी आपसे पढ़ना चाहते हैं, और कंप्यूटर, रीजनिंग, हिंदी, यानी कि हम कंप्लीट बैच के अंदर एनरोल करना चाहते हैं। लेकिन सर हमने एक बार पैसा दे दिया है, तो क्या हमें दोबारा से बैच परचेज करने की जरूरत पड़ेगी? तो मेरे प्यारे बच्चों, जो आप लोगों ने यदि कोई सेपरेट बैच परचेज कर रखा है और अब आपका मन हो चुका है कंप्लीट बैच में आने का, कंप्लीट बैच यहां पर जो चले हुए हैं वो 5 कंप्लीट बैच चले हुए हैं, जिसमें एक आपका सीईटी ग्रुप डी का बैच है, एक सीईटी लेवल 2 का बैच है, एक टीजीटी स्क्रीनिंग का बैच है कंप्लीट, और एक आपका एएलएम और एक आपका दिल्ली पुलिस का बैच है। तो 5 कंप्लीट बैच हैं। यदि इनमें से किसी भी बैच के अंदर आप एनरोल करना चाहते हैं, यदि आपने सेपरेट बैच परचेज कर रखा है, तो उस सेपरेट बैच की जो फीस है, मैं वो मेरे बच्चों यहीं पर आप लोगों की एडजस्ट क्या है करवा दूंगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि यदि आपने पहले कोई सेपरेट बैच ले रखा है और किसी कंप्लीट बैच में आप लोगों का मन है, बाकी सब्जेक्ट भी आप लोगों का अच्छे तरीके से कवर करने का मन है, सिलेबस कवर करने का मन है, तो मेरे बच्चों जो कंप्लीट बैच की फीस है, मैं आप लोगों को उस फीस में से जो आपने सेपरेट बैच परचेज कर रखा होगा वो फीस माइनस करवा दूंगा, और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। किसी भी बच्चे का मन हो ऐसा तो वो कांटेक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को धोखा लगे कि हमें कंप्लीट बैच ही ले लेना चाहिए था, ठीक है। हरियाणा जीके में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ज्योग्राफी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ग्रुप डी के लिए अलग से हरियाणा जीके पढ़ाता हो, एचसीएस के लिए अलग से पढ़ाता हो, नहीं। मैं हमेशा जीरो से लेके एडवांस लेवल तक हर पेपर के लिए एक जैसा फॉर्मेट रखता हूं, क्योंकि आज वो दौर नहीं है कि ग्रुप डी के लिए अलग सिलेबस हो, बच्चों सी के लिए अलग सिलेबस हो। आपको पता होगा, जहां कंपटीशन ज्यादा होता है वहां पेपर टफ आता है, अच्छे लेवल का आता है। जहां कंपटीशन अच्छा नहीं होगा वहां पेपर हल्का आ जाता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का पेपर बहुत खतरनाक था, सब इंस्पेक्टर का पेपर आसान था, क्योंकि सब इंस्पेक्टर वाले में कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं था जितना पुलिस कांस्टेबल वाले में था। हालांकि पोस्ट सब इंस्पेक्टर की क्या है, बड़ी है ना। तो आप लोगों को बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस लेवल तक बिल्कुल सेम पैटर्न पे पढ़ाया जाएगा। आप चाहे ग्रुप सी की तैयारी करते हो, चाहे ग्रुप डी की तैयारी करते हो, चाहे एचसीएस की तैयारी करते हो, हरियाणा जीके यदि वहां पूछी जाएगी, ज्योग्राफी यदि वहां पूछी जाएगी, तो आप लोगों को वो सब्जेक्ट धोखा नहीं देगा, ठीक है। और यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके मेरे से पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है। मतलब जो आपने बैच परचेज कर रखा है सेपरेट, दोबारा से कंप्लीट बैच की आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी। कंप्लीट बैच में से मेरे बच्चों को सेपरेट बैच की फीस आपको माइनस करवा के बाकी फीस आप लोगों को देनी पड़ेगी, ठीक है। चलेगा, फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोक विश्वास। लोक विश्वास का मतलब है लोगों का विश्वास। और लोगों का विश्वास क्या है? लोगों के ऊपर विश्वास तो बिल्कुल नहीं रहा आजकल, ठीक है। लेकिन लोग किन किन बातों पे विश्वास करते हैं? लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है, लोग किन किन बातों के ऊपर विश्वास करते हैं उसी की चर्चा करेंगे। ये है लोक विश्वास। लोक का मतलब लोग होता है बच्चों। आजकल तो लोग जो हैं वो विश्वास बिल्कुल करते ही नहीं है, लेकिन पहले के जो लोग हैं वो काफी विश्वासी लोग हुआ करते थे, और वो विश्वास उनका अंधविश्वास होता था। अंधविश्वास क्यों? क्योंकि मेरे बच्चों वो चीज कभी प्रूव नहीं होती थी अच्छे से, और कोई चीज जब प्रूव नहीं होगी अच्छे से तो उसे हम अंधविश्वास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंधविश्वास हम बोलेंगे।
है ना। अब देखिएगा, आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी यात्रा पे निकलते हैं घर से, तो माँ बोलती है कि बेटा दूध पी के घर से बाहर नहीं निकलना। ठीक है, क्यों? क्योंकि दूध पी के यदि आप घर से तुरंत निकल जाते हो तो उसे घर वाले क्या मानते हैं? अशुभ मानते हैं। जब आप घर से निकलते हैं किसी यात्रा पर, आपको मेरे बच्चों घर से निकलते ही आपके घर के सामने कोई महिला खाली घड़ा लिए हुए मिल जाए, तो माँ बोलती है कि बेटा एक बार वापस घर आ जा, क्योंकि कोई ना कोई अशुभ काम हो सकता है। यदि मेरे बच्चों कोई ईंधन लिए हुए महिला अपने सिर के ऊपर दिखाई दे जाए, मतलब गोस्से, है ना, गांव में तो जानते होगे तुम, यानी कि बच्चों सिर के ऊपर यदि कोई तासड़ा गोस्से का लिए मिल जाए या लकड़ियों का लिया मिल जाए, तो माँ उसे भी अशुभ मानती है। ठीक है बच्चों, कोई सुंदर लड़का हो, चाहे सुंदर ना भी हो, चाहे लड़का हो लड़की हो, तो माँ उसको लोगों की नजरों से बचाने के लिए क्या लगाती है? काला टिक्का लगाती है। ठीक है, तो ये क्या है? एक आपका विश्वास है। क्या है? विश्वास है। इन्हीं विश्वासों के बारे में हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है, जब कहीं पर आप जाते हो, बिल्ली रास्ता काट जाती है, तो आप कुछ समय के लिए रुक जाते हो, तो बिल्ली का रास्ता काटना क्या माना जाता है? अशुभ माना जाता है ना। तो बच्चों, ये जो विश्वास की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम शुभ अशुभ की बात कर रहे हैं, शकुन अपशकुन की बात कर रहे हैं, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इनके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो आपको ध्यान रखना है, अच्छे से जानकारी हमें मिलती है 6वीं और 7वीं सदी में। मेरे बच्चों, एक वंश हुआ है जिसका नाम है वर्धन वंश, और वर्धन वंश के सबसे प्रतापी जो राजा हुए, जिन्होंने 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक शासन किया, उनका नाम हुआ है हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन के दरबार में जो एक कवि रहा करते थे, उनको आप अच्छे से जानते होंगे, उनका नाम था बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने हर्षवर्धन के जीवन चरित्र के ऊपर मेरे बच्चों एक पुस्तक लिखी संस्कृत के अंदर, उसको हम बोलते हैं हर्षचरित। और उसी हर्षचरित नामक पुस्तक में बाणभट्ट नाम के लेखक ने इन शकुन और अपशकुनों के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी। और जितने भी अपशकुन हम पढ़ेंगे, उन अपशकुनों को अच्छे से लोगों को समझाने के लिए उनको 3 भागों में बांटने का भी काम किया। उन 3 भागों को आगे हम कवर करेंगे, जिसमें एक मैं आपको पढ़ाऊंगा महोत्पात, जिनकी संख्या 16 बताई जाती है। एक आपको मैं पढ़ाऊंगा दुनिर्मित, जिनकी संख्या 3 बताई जाती है। एक मैं आपको पढ़ाऊंगा उपलिंग, जिनकी संख्या सबसे ज्यादा 20 बताई जाती है। तो एक बार फटाफट मेरे को बताइएगा कि सब एकदम परफेक्ट चल रहा है ना। फिर मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूं बच्चों। ठीक है, भाई आप एचसीएस की तैयारी कर रहे हो या एचसीएस से भी ऊपर की तैयारी कर रहे हो, यदि हरियाणा जी की आती है तो इससे ऊपर नहीं आएगी बस, है ना। इससे पहले जो एचसीएस का पेपर हुआ है, वहां पर भी आप देख सकते हो किस तरीके की आपसे हरियाणा जी के पूछी गई थी, वो मैं ऑलरेडी कवर करवा चुका हूं आपको। जो एचसीएस अभी आपका पीछे हुआ था, जिसका रिजल्ट आया है ना अभी, मेरे बच्चों, यदि आप उस एचसीएस के पेपर को देखोगे, तो वहां हरियाणा जीके के जो क्वेश्चन आए हैं, वो आज से पहले वाली क्लासों में मैं कवर करवा चुका हूं। तो आगे आने वाली क्लासों में भी आप देखिएगा कितना खतरनाक कंटेंट आप लोगों को मिलेगा। सबसे पहले लोगों के विश्वास की हम बात करेंगे कि कौन कौन सी बातों के ऊपर लोगों का विश्वास है, और उसके बाद फिर हम सुकून और अपसकून की बात करेंगे। लोक विश्वास में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, दूध पीकर तुरंत घर से निकलना, तुरंत घर से निकलना या किसी यात्रा पर निकलना, या किसी यात्रा पर निकलना, इस बात को लेकर लोगों का क्या विश्वास है? विश्वास ये है कि ये अशुभ होता है।
क्या होता है बच्चों? अशुभ होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, दही और चीनी खाकर, चीनी की जगह गुड़ भी बोल सकते हो या कोई भी मीठा पदार्थ हो, ठीक है, दही और चीनी खाकर घर से निकलना या किसी यात्रा पर निकलना। जब आप कहीं जा रहे हो तो जाने से पहले आपको दूध नहीं पीना है, बल्कि क्या खानी है? दही और चीनी खानी है बच्चों। तो दही और चीनी खाकर किसी यात्रा पर निकलना। घर वालों का क्या मानना है? घर वालों का इसे शुभ मानना होता है। घर से निकलते ही, घर से निकलते ही ईंधन लिए, वह खाली घड़ा लिए, खाली घड़ा लिए स्त्री का मिलना। मेरे प्यारे बच्चों, इसे क्या माना जाता है? अशुभ माना जाता है। क्या माना जाता है? अशुभ माना जाता है। ठीक है। कृष्ण कुमार कि सर, मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, आपने सीन करके रिप्लाई नहीं दिया। ठीक है, कई बार मैं सीन नहीं करता हूँ भाई, है ना, जो मेरा टेक्निकल बंदा है वो सीन कर लेता है। तो आप दोबारा मैसेज करना या कॉल कर लेना, कोई इशू आता है तो। ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, घर से निकलते ही मेरे प्यारे बच्चों, घर से निकलते ही यदि आपको आ जाती है छींक, बिल्कुल आज वाले तुम ये नोट कर लेना। बाकी इससे पहले वाला जो हमारा टॉपिक था ना, उसकी मैं आप लोगों को आज पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, क्लास के तुरंत बाद, आधे या 1 घंटे बाद चेक कर लेना। तुम्हें पहले वाली जो हमारा टॉपिक हुआ है वेशभूषा आभूषण, जो फोटो के माध्यम से मैंने आपको समझाया था, उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसका आप प्रिंट आउट निकलवा लेना। ठीक है, आज वाला आपको नोट करना पड़ेगा। देखिएगा, मैं भी तो नोट कर रहा हूं आज वाला। तो घर से निकलते ही छींक आना, वह किसी दूसरे के द्वारा टोका जाना। किसी दूसरे के द्वारा टोका जाना, मेरे बच्चों क्या मिल माना जाता है? अशुभ माना जाता है। अशुभ माना जाता है। ठीक है। बच्चों, किसी यात्रा पर, किसी यात्रा पर घर से निकलते ही, किसी यात्रा पर घर से निकलते ही
झाड़ू लगाना मतलब आपने देखा होगा कि कोई घर से जा रहा है मेहमान तो जाते ही हम झाड़ू नहीं लगाते हैं, ठीक है। क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि ये प्रचलन बहुत पहले से चलता आ रहा है, वेदों के टाइम से, ऋग्वेद टाइम से मेरे बच्चों ये चलता आ रहा है। और आज भी इन अंधविश्वासों ने हमें जकड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सारा का सारा मामला किसका होता है, मैं आपको ये भी बता देता हूं। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इन बातों के ऊपर, आप लोग भी मेरे को बताना क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा होता है, ठीक है। फिर मैं आपको समझाऊंगा ऐसा कुछ नहीं होता, फिर आप बोलोगे कि सर क्यों नहीं होता, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप इन्हें शुभ या अशुभ, ये आपके दिमाग के अंदर पावर होती है कि किसको आप शुभ की तरह लेके जा रहे हो और किसको आप अशुभ की तरफ लेके जा रहे हो, ठीक है। सारा का सारा मामला आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी दो टाइप की है, एक आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, एक आपकी नेगेटिव एनर्जी है। यदि आपकी पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी हावी हो जाएगी तो बच्चों वो काम आपका अशुभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशुभ हो जाएगा। और यदि आपकी नेगेटिव एनर्जी के ऊपर पॉजिटिव एनर्जी हावी रहेगी तो कोई भी काम अशुभ होगा ही होगा नहीं, ठीक है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो किसी यात्रा पर घर से निकलते ही झाड़ू लगाना क्या माना जाता है? अशुभ माना जाता है। और रात को भी झाड़ू नहीं लगाते हैं, है ना, रात को झाड़ू लगाना भी क्या माना जाता है? अशुभ माना जाता है। ये भी तुम्हें ध्यान रखना है बच्चों। देखिएगा घर से निकलते ही अब कोई ना कोई तो मिलेगा ही घर से निकलेंगे तो, ठीक है। घर से निकलते ही सन्यासी का मिलना, विधवा स्त्री का मिलना, बिल्ली का रास्ता काटना, बिल्ली का रास्ता काटना, उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे सुनार का मिलना, कान फड़फड़ाते कुत्ते का मिलना। कई बार वो दोनों कानों को हिलाता हुआ मिलता है ना, उसे कानों का फड़फड़ाना बोलते हैं। कान फड़फड़ाते कुत्ते का मिलना, ये मेरे बच्चों क्या माना जाता है आपका? अशुभ माना जाता है। अब आप लोगों को बिल्ली का तो पक्का पता है ना, बाकी चीजों को भी ध्यान रख लेना कि सुनार यदि मिल जाए, कोई सन्यासी मिल जाए, कोई विधवा स्त्री मिल जाए, ऐसा होता कुछ नहीं है। लेकिन ये प्रचलन चलता आ रहा है, लोग इन बातों के ऊपर विश्वास वैदिक टाइम से बच्चों करते आ रहे हैं और पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए मेरे को ये पढ़ाने पड़ रहे हैं, वरना मैं पढ़ाता भी नहीं, ठीक है। मेरे बच्चों शनिवार के दिन, शनिवार के दिन पता है सास जो होती है ना वो अपनी बहुओं को कभी मायके नहीं भेजती है, यदि अच्छी बहू होगी तो। अच्छी नहीं होगी तो बोल लगी चली जा, तेरा कुछ नहीं होना, चाहे शनिवार हो चाहे इतवार हो, ठीक है। तो शनिवार के दिन बहुओं को
मायके भेजना, यदि अच्छी बहू होगी तो उसकी सास कभी भी शनिवार को मायके उसको नहीं भेजेगी। और यदि होगी भाई कोई नकटी किस्म की बहू, तो फिर सास कहोगे कि तू जा शनिवार न पक्की, ठीक है, तू और दिन ना जाइए, शनिवार न जाइए तू। शनिवार के दिन बहुओं को मायके भेजना क्या माना जाता है? अशुभ माना जाता है। ठीक है बच्चों, आपको यह भी पता होगा कि शनिवार के दिन ही लोहे की चीज नहीं खरीदनी चाहिए, ऐसा बताया गया है। शनिवार के दिन लोहे की वस्तुएं, ये चीज दो है ना, ये जो बड़िए लोग होते हैं ये बहुत ज्यादा मानते हैं। शनिवार के दिन वो किसी को पैसा नहीं देते हैं भाई। शनिवार के दिन लोहे की वस्तुएं खरीदना क्या माना जाता है? सर अशुभ माना जाता है। क्या माना जाता है? अशुभ। हाँ, प्रियंका बोल रही है सर मेरे को भी नहीं जाने देती मेरी सास शनिवार को। तो तेरी सास बहुत अच्छी होगी गुड़िया, और भगवान करे ऐसी सास सभी को मिले। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है तुम्हें। फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फटाफट नोट करो, ठीक है। तो ये कुछ शुभ अशुभ हैं। अब हम बात करेंगे और कौन सी बातों के ऊपर विश्वास लोगों का रहता है। तो मान के चलिएगा कि जब हथेली में बच्चों खारिश आती है, हथेली में जब खारिश आती है ना, तो घर वाले बोलते हैं पैसा आएगा। इसका मतलब वो उनका क्या है? विश्वास है। इसी को लोक विश्वास बोलते हैं। जब एक जुत्ती के ऊपर दूसरी जुत्ती चढ़ जाए, तो मेरे बच्चों हम बोलते हैं कि जल्दी से उतार के आ, वरना ये जूती हमें कहीं ना कहीं लेके जाएगी। कहीं ना कहीं का मतलब वो किसी यात्रा, किसी दूर की यात्रा का क्या होती है? संकेत होती है। तो ये भी क्या होता है मेरे बच्चों? एक विश्वास होता है आपका। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा फटाफट, है ना। जब हथेली में खारिश आती है तो पैसा आएगा, और पूरे शरीर में खारिश आती है तो पैसा नहीं आएगा, फिर कोई ना कोई चर्म रोग आएगा, तो डॉक्टर को फिर वो दिखा लेना चाहिए, है ना। तो हथेली के अंदर तो मेरे बच्चों होता है ना। जैसे जब मैं बैच निकालता हूं ना, उस दिन मेरी हथेली में पक्की खारिश आती है। क्यों आती है? क्योंकि उस दिन पैसा आता है, ठीक है। लेकिन आजकल हथेली में खारिश नहीं आ रही है, क्योंकि नया बैच अब आगे आएगा। पिछले बैच के अंदर रजिस्ट्रेशन बंद हो चुके हैं, इसलिए खारिश आनी क्या हो चुकी है? हथेली में अब बंद हो चुकी है बच्चों। तो फटाफट एक बार नोट करो और डन लिखो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आंखों का फड़कना, बिल्कुल आंखों का फड़कना भी पढ़ेंगे। और कौन कौन सी बातों के ऊपर विश्वास है? चलेगा, डन हो चुका है। और कौन सी बातें लोगों को विश्वास में लेके आती हैं? तो ध्यान रखना है बच्चों, जो माताएं होती हैं, माताएं अपने बच्चों को, माताएं अपने बच्चे को
नजरों से बचाने के लिए कान के नीचे, कान के नीचे थप्पड़ नहीं लगाती, टिक्का लगाती है, ध्यान रखना। कान के नीचे टिक्का लगाती है, और जब उनको नजर लग जाएगी और कोई उल्ट सुलट काम करके आएंगे ना, फिर कान के नीचे टिक्का नहीं, कान के नीचे धरेगी वो 2-3 थप्पड़। तो कान के नीचे क्या लगाती है? टिक्का लगाती है। तो क्लास में ऐसा कौन सा बच्चा है जिसको नजर लगने का डर रहता है कोई ऐसा बच्चा? है ना? वरना मेरे को लगता है सारे मेरे जैसे ही हैं, कि किसी को कुछ ना हो, क्योंकि भगवान ने बच्चों बनाई ऐसे रखे हैं कि चाहकर भी नजर लगाने वाला नहीं लगा पाएगा। है ना? माताएं अपने बच्चों को नजरों से बचाने के लिए कान के नीचे टिक्का लगाती है। अब बच्चे तो मेरे बच्चों पशुओं के भी तो होते होंगे, बिल्कुल होते हैं। पशुओं के जो बच्चे होते हैं उनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे मेरे बच्चों, गाय का बच्चा बछड़ा कहलाएगा, तो भैंस का बच्चा क्या कहलाएगा? काटड़ा। काटड़े का मतलब पड्डा कहलाएगा। है ना? भिवानी साइड के लोग उसे पड्डा बोलते हैं। है ना? तो मेरे बच्चों, जब भैंस के बच्चे होते हैं तो घरवाले उन भैंस के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को लोगों की नजरों से बचाने के लिए उनके टांग में एक धागा नीले रंग का पहनाते हैं। वो भी क्या होता है? लोगों का विश्वास होता है। प्रियंका बोल रही है, सर 1-2 बार लगी है नजर, बड़ी खतरनाक लड़की है तुम तो। नजर लगी है तेरे? इतनी सुंदर है गुड़िया, चलो अच्छी बात है। हमारे तो कुछ ना लगी भाई आज तक। भगवान ने हम ऐसे ढांचे में भेज रखे हैं कि कोई नजर लगा ही नहीं सकता। ध्यान रखना है, पशुओं के बच्चों को नजरों से बचाने के लिए पशुओं के बच्चों को नजरों से बचाने के लिए उनके पैरों में क्या पहनाया जाता है? नीले रंग का धागा पहनाया जाता है, या बंद आ जाता है। उनके पैरों में नीले रंग का धागा बंद आ जाता है बच्चों। ठीक है? और क्या विश्वास है? बृहस्पतिवार का जो दिन होता है, बृहस्पतिवार के दिन जो पुरुष लोग हैं, मेरे बच्चों, अपने बाल नहीं कटवाते। अपने बाल नहीं कटवाते हैं। तो ये लोगों का विश्वास ही है कि बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए, कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। और इन्हीं विश्वासों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। बृहस्पतिवार के दिन पुरुष लोग क्या नहीं कटवाते हैं? बाल नहीं कटवाते हैं। ठीक है? बच्चों, जो दिन के 12 बजते हैं, दिन के 12
बजने पर बच्चों को पालने में नहीं सुलाया जाता है। क्यों नहीं सुलाया जाता? क्योंकि बोला जाता है कि यदि दिन के 12 बजने पर बच्चे को पालने में ही रखेंगे, उसको पालने से नहीं उठाएंगे, तो उसका मुंह जो है वो क्या हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है भाई। मतलब वो शरद पवार बन जाएगा। शरद पवार देखा है तुमने, महाराष्ट्र वाला? उसका जो मुंह है ना वो टेढ़ा है। यदि उसको 12 बजे तुम पालने में नहीं उठाओगे ना, दिन के 12 बजने पर, तो वो बच्चा शरद पवार के जैसा बन जाएगा। ठीक है, तो पालने में नहीं सुलाया जाता है, ये भी अपनी माताओं का एक विश्वास रहता है। 12 बजे भाग के उठाएंगे उसको पालने से, कहीं शरद पवार वो ना बन जाए। ठीक, ठीक है। ग्रहण के दौरान जो गर्भवती महिलाएं हैं, गर्भ के दौरान गर्भवती महिलाओं को डाब या घास, डाब एक घास ही होता है ना, घास देकर पलाथी मार के बैठाया जाता है। पलाथी का मतलब तो समझते होगे, दोनों टांगों को आपस में फंसा लेना है ना, पलाथी मारकर। बाकी आप हरियाणा के बालक हैं तो पलाथी तो जानते होगे तुम। पलाथी मारकर बैठाया जाता है ताकि जन्म लेने वाला जो शिशु है वो विकलांग पैदा ना हो, ताकि बच्चा विकलांग पैदा ना हो। क्या मेरे बच्चों, तो जो ग्रहण लगता है ना, उस ग्रहण के दौरान जो हानिकारक अल्ट्रा वायलेट किरणें आती हैं, वो सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों के ऊपर ही डालती है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन इसको अंधविश्वास में ले गए हैं कि डाब या घास हम दे देंगे तो वो किरणें जो हैं वो वापस क्या है, मुड़ जाएंगी। ठीक है, कि वो एक्सरे किरणें उस डाब से डरती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लोगों का मानना है, ये उनका एक अंधविश्वास रहा है। तो हमें मेरे बच्चों हर हाल में उन हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचना चाहिए, जो धरती के ऊपर पहुंच पहुंच के हानिकारक बीमारियां क्या है, पैदा कर रही हैं। हाँ बिल्कुल, भैंसों को भी। बिल्कुल, मंगलवार को बाल नहीं कटवाते हैं। मंगलवार को तो जो नाई है वही नहीं काटते हैं, हम तो कटवा लें। लेकिन बृहस्पतिवार के दिन जो नाई बाल काटते भी हैं, फिर भी हमें नहीं कटवाने चाहिए। ठीक है, मंगलवार का दिन तो नाइयों के लिए है, अपने लिए नहीं है। समझ में आई बात? वो उनके औजारों के लिए है कि उन औजारों की साफ सफाई वो करवाते रहते हैं। उन्होंने वीक में एक दिन स्टार्टिंग से निर्धारित कर रखा है, और वो दिन बजरंग बली का दिन मंगलवार निर्धारित कर रखा है। ठीक है, लेकिन अपने लिए जो दिन है कि हमें उस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए, वो बृहस्पतिवार का होता है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, जिनके ऊपर लोगों का विश्वास है। बातें और भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन बस इतनी सी ध्यान रखेंगे, इतने भी नहीं पढ़ेंगे कि दिमाग ही खराब कर दे, वहां से क्वेश्चन आए नहीं। ये जो बातें मैंने बताई है, यहां से पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब हम कुछ शकून और अपशकुन फटाफट कवर करेंगे, कुछ और शकून अपशकुन हम फटाफट कवर करेंगे, जैसे आंख का फड़कना। ठीक है मेरे बच्चों, नीलकंठ का दर्शन होना, नीलकंठ के यदि दर्शन हो जाए, नीलकंठ पक्षी होता है जिसका गला नीला होता है। बच्चों आपको ध्यान रखना है कि अपशकुनों के बारे में, अपशकुनों के बारे में विस्तृत जो जानकारी हमें मिलती है,
विस्तृत जो जानकारी हमें मिलती है वो बाण भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में मिलती है। और जो तुम बोल रहे थे मार्च में पेपर होगा, वो तो जानकारी तुम लोगों को मिल चुकी होगी ना कि मार्च में पेपर नहीं होगा, है ना। मैंने पहले ही बोला था कि मार्च में पेपर नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। और जब पेपर होगा ना मैं तुम्हें अच्छे से बता दूंगा, इसलिए मैं तुम्हें बार बार चिल्लाता रहता हूँ क्लास में कि इन बातों को छोड़ के तुम सिर्फ पूरा का पूरा ध्यान कंटेंट के ऊपर फोकस किया करो, ठीक है। पेपर कब होगा मैं अच्छे से तुम्हें बता दूंगा, टेंशन मत लो। अभी पेपर में अच्छा खासा समय है, तुम 2-3 बार रिवाइज भी कर चुके होंगे जो सिलेबस करवा रहा हूं, उसके बाद पेपर स्टार्ट होंगे हरियाणा में, ठीक है। अभी कोई पेपर हरियाणा में नहीं है, तो जो बच्चे मार्च मार्च चिल्लाते थे शायद आज से वो पढ़ना शुरू कर देंगे। मार्च मार्च नहीं चिल्लाएंगे, क्योंकि मार्च के अंदर पेपर किसी भी हालात में नहीं होगा, चाहे वो ग्रुप सी हो चाहे वो ग्रुप डी हो। तो हमारे पास 1 महीना और एक्स्ट्रा आ चुका है। मार्च के बाद अप्रैल में भी नहीं होगा और बोलिएगा, ठीक है मेरे बच्चों। पेपर जो स्टार्ट होंगे, मैं मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे बात करूं तो जून जुलाई के अंदर ग्रुप सी के पेपर होना स्टार्ट होंगे। और यदि सरकार की रणनीति अच्छी है, हर घर में नौकरी देने की है, तो ग्रुप डी का पेपर ग्रुप सी के बाद लिया जाना चाहिए। और यदि ऐसी सिचुएशन में बच्चों सरकार पहुंचती है कि हम ग्रुप डी का पेपर बाद में ले, तो ये ग्रुप डी का पेपर आपका अक्टूबर नवंबर में होगा जाके 2023 के अंदर, ठीक है। तो अपशकुनों के बारे में विस्तृत जो जानकारी है वो बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में मिलती है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि हर्षचरित में इन अपशकुनों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। हर्षचरित ग्रंथ में इन अपशकुनों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी है ये 3? नंबर 1 ध्यान रखना है, महोत्पात। अब जब भी महोत्पात से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो मान लेना वो अपशकुन ही है, शकुन तो वो हो ही नहीं सकता, वो शुभ नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मेरे बच्चों कुछ अशुभ बातों को बाणभट्ट ने महोत्पात बोला है। क्या बोला है? महोत्पात। और महोत्पात की जो संख्या है वो है 16। पेपर में आपसे ये भी पूछा गया है कि बताइएगा महोत्पात की संख्या कितनी है, तो आप लोग बोलेंगे इनकी संख्या 16 बताई जाती है, 16 बताई जाती है। उसके बाद है मेरे बच्चों दूसरे नंबर पे दुनिर्मित। दुनिर्मित मतलब कहीं पर भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दुनिर्मित आपको शब्द मिल जाए तो दिमाग में मेरे बच्चों जानी चाहिए एक ही बात कि ये भी अपशकुन है, ये शकुन नहीं हो सकता है। और दुनिर्मित की जो संख्या है वो 3 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 3 बताई गई है। तीसरे नंबर पे मेरे बच्चों ध्यान रखना है उपलिंग। तीसरे नंबर पे है उपलिंग। और मैं आप लोगों से पूछूं कि उपलिंग जो है वो क्या है, तो आप बोलोगे ये भी अपशकुनों का संग्रह है, जहां बहुत सारे अपशकुन इस कैटेगरी में आते हैं। और इस कैटेगरी में आने वाले अपशकुनों की संख्या है मेरे बच्चों कितनी? 20। तो सबसे ज्यादा जो अपशकुन है वो कौन से हैं? उपलिंग है। कौन से हैं? उपलिंग है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपसे ये भी पूछ ले कि इन अपशकुनों को महोत्पात, उपलिंग और दुनिर्मित में बांटने वाला व्यक्ति कौन हुआ? बाणभट्ट हुआ। कौन सी किताब में इनको बांटा गया है? तो आप लोग बोलेंगे हर्षचरित में बांटा गया है। बिल्कुल, प्रियंका शर्मा सही बोल रही है कि सर हमें सिर्फ पढ़ना है, पेपर कभी हो, लेकिन जब पेपर होगा हम पेपर को क्या करें? क्रैक करें। बिल्कुल, ऐसे बच्चे ही नौकरी लेंगे
जिनको इस बात से मतलब नहीं है कि पेपर कब होगा, उनको इस बात से मतलब है कि हमारी तैयारी कितनी हुई है ना। तो आप लोगों को इसी तरीके से चलना है। चलेगा बच्चों, अब मैं आप लोगों को पहले अपशकुन पढ़ा रहा हूं, फिर अपशकुन पढ़ने के बाद सारे के सारे शकुन ही बचेंगे, क्योंकि शकुन ज्यादा है अपशकुन कम है। ठीक है, तो मुख्य तौर पे हम बात करें तो आपके पेपर में जो अपशकुन पूछे जाएंगे ना, वो 20 और 16, 36 और 3, 39 अपशकुनों से ही पेपर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे महोत्पात। पहले तो मेरे को ये बताओ, तुम पढ़ के मजा तो आ रहा होगा, तुम्हें कुछ नया सीखने को तो मिल रहा होगा। महोत्पात, महोत्पात की संख्या हम बात कर चुके हैं मेरे बच्चों, कितनी है? 16 है। और इस श्रेणी में आने वाले सारे की सारी बातें क्या माने जाते हैं? अपशकुन माने जाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्रीत राय बोल रही है सर नोट तो करने देते। गोलियां ये ले, नोट कर ले तुम, फटाफट नोट कर। अब देखिएगा, जो बच्चे अच्छा फीडबैक दे रहे हैं बैच के बारे में, वो मेरे नंबर के ऊपर बैच का फीडबैक देंगे ईमानदारी से। अभी तक हमने जितना पढ़ा, ठीक है, आपको क्या सीखने को मिला, आपका पैसा वसूल ये बैच है क्या, ताकि मैं और बच्चों को भी मोटिवेट कर सकूं, और बच्चे जो पहली बार मेरे से पढ़ेंगे उनका विश्वास मैं जल्दी से जीत सकूं, है ना। एक तो मेरे को बोलना पड़ता है, और सामने वाला जब बोलता है ना, तो फिर उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क उठते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बाकी जगह से खराब एक्सपीरियंस मिला होगा, तो क्वेश्चन उठना लाजमी है, वो बच्चे की गलती नहीं है। क्योंकि बच्चे को जो पहले टीचर मिले होंगे, जो पहले एप्लीकेशन पे उनका एक्सपीरियंस रहा होगा, हो सकता है वो उनको उनकी फीस देने के अनुरूप ना मिला हो, है ना। तो बच्चा क्वेश्चन तो उठाएगा भाई, क्योंकि सीधी सी बात है, नेक कमाई से की गई मेहनत है, किसी दूसरे के हवाले कर रहा है कुछ नया सीखने के लिए, और वहां से यदि उसे आउटपुट नहीं मिलेगी, तो वो बच्चों उसका क्या करेगा? गुणगान ही करेगा कि मैं तो ठग लिया हूं, ये कर लिया है, वो कर लिया है ना। तो जितने भी बच्चे अब अच्छा अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, जो नहीं दे रहा न्यूट्रल, वो तो न्यूट्रल ही रहेगा, मेरे को पक्का पता है। ठीक है, तो वो बच्चे, आप एप्लीकेशन का जो नंबर है मेरे बच्चों, इस नंबर पे आप अपना अपना फीडबैक देंगे, और मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे फीडबैक देंगे, उसके हिसाब से मैं आगे चलूंगा। मतलब तुम लोग मेरे को सपोर्ट करोगे तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा भाई, ठीक है। अकेला मेरा भी धर्म नहीं है कि सारा का सारा सपोर्ट मेरी साइड से ही हो, तुम लोग भी सपोर्ट किया करो, थोड़ा बहुत तुम लोगों का भी धर्म बनता है ना। तो यहां पर तुम व्हाट्सअप करोगे। अब क्या 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 करवाना पड़ता है तुम लोगों से, वरना इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए भाई कि सर को सपोर्ट करे थोड़ा थोड़ा, है। चलेगा, नोट कर चुके होंगे ना आप लोग।
महोत्पात की संख्या मेरे बच्चों कितनी है? 16 है। तो इन महोत्पातों के बारे में हम बात करेंगे। नंबर 1 ध्यान रखना है, जो पेपर में तुमसे पूछा गया है, सियारों का मुंह उठाकर रोना। सियार एक जानवर है जिसको गिद्दड़ भी बोल सकते हो। सियार जब खेतों के अंदर ऊपर की तरफ मुंह उठा के बच्चों रोना स्टार्ट कर देना, तो समझ लेना कोई ना कोई विपत्ति संकट पक्का आएगा। सियारों का मुंह उठाकर रोना अपशकुन माना जाता है। क्या माना जाता है? अपशकुन माना जाता है। दूसरे नंबर पे ध्यान रखना है, समुद्र की लहरों का ज्यादा आगे की ओर बढ़ना, मतलब अपनी मर्यादा से आगे बढ़ जाना। ज्यादा आगे की ओर बढ़ना, ये भी क्या माना जाता है? आपका अशुभ माना जाता है। कोई ना कोई बड़ी विपत्ति आएगी, प्राकृतिक आपदा आएगी जब समुद्र की लहरें आम तौर से ज्यादा आगे की ओर बढ़ती हुई आपको नजर आए। ठीक है। जो धूमकेतु है बच्चों, यदि वो ज्यादा ऊंचाई पे दिखाई दे तो ये भी महोत्पात की श्रेणी में आता है। धूमकेतु तो जानते होंगे, मतलब ये गैस होती हैं, जब सूर्य के नजदीक आती हैं तो सूर्य की तेज गर्मी जब इन गैसों के ऊपर बच्चों पड़ती है तो ये गैसें फैल जाती हैं और फैल के गैसों से एक पूंछ बन जाती है। उसी पूंछ के कारण इसके नाम के आगे धूम जोड़ा गया। धूम का मतलब होता है पूंछ, जिसे आप ज्योग्राफी के सोलर सिस्टम टॉपिक के अंदर पुच्छल तारा भी बोल देते हैं, है ना। तो ये सारी की सारी गैस होती है, गैसों का ये समूह होता है। और ये गैसें जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो मेरे बच्चों जब गैस सूर्य के नजदीक आएंगी तो सूर्य की तेज गर्मी इन गैसों के ऊपर पड़ते ही गैसों को क्या कर देगी? फैला दे देगी। और गैस एक पूंछ की तरह मेरे बच्चों बनती हुई फैलती हुई नजर आएगी, इसलिए इन्हें बोलते हैं धूमकेतु। तो धूमकेतुओं का ज्यादा ऊंचाई पर देखा जाना, यह भी आपका क्या आता है? महोत्पात की श्रेणी में आता है मेरे बच्चों। नेक्स्ट है पृथ्वी पर रक्त की वर्षा। पृथ्वी के ऊपर किसकी वर्षा होना? रक्त की वर्षा होना बच्चों। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, बूढ़े गिद्ध का, गिद्ध जो होता है ये मरे हुए मवेशियों को खाता है। तो बूढ़े गिद्ध का सिंहासन पर जड़े मोती पर झपटना। अब ये बड़े मोती के ऊपर क्यों झपटता है बूढ़ा गिद्ध? जो मोती सिंहासन के अंदर जड़ा होता है बच्चों, गिद्ध उस मोती को मरा हुआ मवेशी मतलब मरा हुआ जानवर समझ लेता है और वो अपनी भूख को मिटाने के लिए उस सिंहासन के ऊपर जड़े हुए मोती के ऊपर झपट्टे मारता है। इसको क्या माना जाता है? महोत्पात माना जाता है, मतलब अपशकुन माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है धूमकेतुओं का ज्यादा नीचे दिखाई दे जाना।
ज्यादा ऊपर दिखाई देना भी अपशकुन है, ज्यादा नीचे दिखाई देना भी उपशकुन है। अगला अपशकुन है घोर वज्रपात होना। अब आपसे मैं क्वेश्चन की भी बात करूंगा कि कैसे क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है सिंहासन। जो राजा का सिंहासन है, यदि उसके पास छोटी छोटी मक्खियां बच्चों बिनकती हुई नजर आएंगी ना, तो ये भी क्या माना जाता है, उस साम्राज्य के लिए अशुभ माना जाता है, महोत्पात की श्रेणी में आता है। मतलब नरेंद्र मोदी के ऑफिस में यदि मक्खियां ही मक्खियां घुस जाए ना, तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार का तख्ता पलट होने वाला है, ठीक है। इसको ऐसे समझ सकते हो तुम लोग। तो सिंहासन के पास बोरों या मक्खी भी बोल सकते हो का मंडराना। यदि मनोहर लाल खट्टर के ऑफिस में मक्खियां ही मक्खियां मंडराना शुरू कर देना, तो इसका मतलब है मनोहर लाल खट्टर को पक्का गद्दी से हटाया जाएगा भाई साहब, यार हरियाणा के अंदर तख्ता पलट होगा। तो ये महोत्पात की श्रेणी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रमा का जलते हुए कुंड के भीतर बैठना। चंद्रमा का जलते हुए कुंड के भीतर बैठना। मेरे बच्चों ये भी आपका क्या होगा, महोत्पात की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट है भूकंप आना। भूकंप आने का मतलब ही क्या है, अब देखो पीछे 2-3 दिन पहले भूकंप आया तुर्की के अंदर, है ना। लगभग 2,500 लोग मारे गए। तो सीधी सी बात है, अपसकून ही है भाई उस जमीन के लिए, ठीक है ना भाई। भूकंप आना, अब भूकंप का मतलब क्या होगा, भू का मतलब पृथ्वी होता है, कंप का मतलब कांपना है। जब पृथ्वी कांपेगी तो पृथ्वी के ऊपर रहने वाले लोग को वैसे ही सर्दी लग जाएगी भाई, ठीक है, नुए ज्यादा चढ़ जाएगा। तो सीधी सी बात है, भूकंप आना क्या होगा, अशुभ होगा। ध्यान रखना है, सूर्य के ऊपर धूलों का गुबार आना। मतलब सूर्य के ऊपर धूल ही धूल आपको जमती हुई नजर आएंगी, जिससे सूर्य अपनी चमक को क्या कर लेगा, फीका कर लेगा। यदि सूर्य की चमक फीकी होगी तो धरती के ऊपर अंधेरा होगा, और सारे उल्टे काम अंधेरे में हो है मेरे भाई, ठीक है। तो वो क्या होगा, अपशकुन होगा। ऐसे समझो तुम इन चीजों को, ठीक है, कि भूकंप आएगा तो वैसे ही ये महोत्पात हो जाएगा, अपशकुन हो जाएगा, ठीक है। चंद्रमा का जलते हुए कुंड, यदि चंद्रमा बच्चों चमक रहा है और वो कहीं भीतर जाके बैठ जाएगा, तो रात तो क्या हो जाएगी, अंधेरी हो जाएगी। और फिर मैंने बोला कि सारे कांड अंधेरे में होते हैं, तो सीधी सी बात है भाई साहब, ये अपशकुन होगा। सूर्य के ऊपर जब धूल जम जाएगी तो सूर्य अपनी चमक को थोड़ा सा फीका कर लेगा। सूर्य की चमक का फीका होना मतलब बच्चों, धरती के ऊपर जो प्रकाश आता है वो सूर्य से ही तो आता है। धरती ने एक ही तो चीज कर्जे में ले रखी है, वो कर्जा है धरती के ऊपर बच्चों, सूर्य के प्रकाश का। यदि सूर्य ना हो तो क्या हो, अंधेरा ही अंधेरा हो मेरे बच्चों, है ना। किलियस का जमाना आ जाएगा। शक्तिमान में तुमने देखा होगा ना, अंधेरा कायम रहे, क्योंकि अंधेरे में ही क्या किए जाते हैं, कांड किए जाते हैं। समझ में आई बात। तो सूर्य के ऊपर धूलों का गुबार आ जाना, ये क्या होता है, आपका महोत्पात की श्रेणी में आता है। महोत्पात मतलब अपशकुन। और इन अपशकुनों को महोत्पात की कैटेगरी में डालने वाले कौन हुए हैं, बाणभट्ट हुए हैं। और कौन सी किताब में डाला, हर्षचरित में डाला है, ठीक है। बिल्कुल, सीरिया और टर्की में आया है सर भूकंप, बहुत अच्छे। लेकिन बहुत पीड़ा रही उन लोगों को, ठीक है। भूकंप
बहुत खतरनाक प्राकृतिक आपदा है भाई। भूकंप क्यों आता है? प्लेटों के टकराने से आता है। ज्योग्राफी में मैंने एक टॉपिक पढ़ा रखा है, पूरा का पूरा भूकंप, है ना। हाँ, तो ज्योग्राफी में पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ा रखा है, कैसे भूकंप आता है, कैसे ऊपर वाला सरफेस भाग कांपता है। जब ऊपर वाला सरफेस भाग कांपता है तो इसका मतलब धरती के गर्भ में कोई ना कोई तो छेड़खानी होती है। वो छेड़खानी किसके कारण होती है? वो लावा और मैग्मा के कारण होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि वहां कॉन्वेक्शनल करंट का फॉर्मेशन होता है, जिसके चलते मैग्मा में रोटेशन होती है। और मैग्मा में यदि रोटेशन होगी तो मैग्मा के ऊपर टिकी हुई चट्टान बच्चों घूमना स्टार्ट कर देगी। तेज गति से घूमेगी तो एक दूसरे से वो टकराएंगी। टकराते ही नीचे से मैग्मा लगाएगा प्रेशर। मैग्मा प्रेशर लगाते ही ऊपर वाली चट्टानें टूटेंगी। चट्टान टूटते ही ऊपर वाला सरफेस भाग हिलेगा। और सरफेस भाग हिला तो सरफेस के ऊपर टिकने वाली हर चीज हिलेगी, चाहे वो घर हो, चाहे वो अपने पैर हो, कुछ भी हो। और जब हम डिस्टर्ब होंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आपदा ही आएगी। और क्या आएगा? ठीक है। तो सूर्य के ऊपर धूलों का गुबार आ जाना। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कौवे का कांव कांव करना, यह भी अपशकुन होता है। कौवे का कांव कांव करना, तो जब कौवा बच्चों घर में आके कांव कांव करता है तो भागकर घर की महिलाएं उसको उड़ाने का काम करती है। ठीक है। और वो बोलती है कि मारे ना कर, पड़ोसी का जाके कर। ठीक है। यही मेरे बच्चों पड़ोसियों के साथ हमारा प्रेम आज के टाइम बचा हुआ है कि यदि कौवा अपने घर कांव कांव करेगा तो हम अपने वाले पे उसको उड़ा देंगे, और किसी पड़ोसी पर जाके कांव कांव करेगा तो कौवा न बिनु कहेंगे उरे लगा रहो उरे। ठीक है। उरे लगा रहोगा तो शांति मिलेगी हमने। तो कौवे का कांव कांव करना क्या होता है? महोत्पात होता है, ये अपशकुन होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मेरे बच्चों, यदि चारों दिशाओं के अंदर रेडनेस रेडनेस आपको नजर आ जाएगा, मतलब लाली आपको नजर आ जाएगी चारों दिशाओं में, और लाली से वो चारों दिशाएं लहू लुहान सी नजर आएगी, तो इसको भी महोत्पात माना जाता है। क्या माना जाता है? महोत्पात माना जाता है। तो ध्यान रखना है मेरे बच्चों, अगला महोत्पात है लाली से चारों दिशाओं का, लाली से चारों दिशाओं में या चारों दिशाओं का लहू लुहान। लहू लुहान का मतलब लाल रंग जैसी आपको नजर आएगी, जैसे अभी आसमान से खून टपकने वाला हो, ऐसी सिचुएशन बन जाएगी। तो इसका मतलब कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा आने का संकेत है वो। नेक्स्ट है मेरे बच्चों 14वें नंबर पे, सूर्यमंडल के कबंध दिखाई देना। अब देखिएगा, मैं समझा तो तुम्हें दूंगा ये, लेकिन पेपर में इसी लैंग्वेज से पूछा जाएगा। और क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा अभी मैं आपको बताऊंगा 16 के 16 पढ़ाने के बाद। सूर्यमंडल के कबंध दिखाई देने का मतलब क्या है कि मेरे बच्चों जो सूर्य होता है, उस सूर्य के अंदर आप लोगों को काले रंग के बड़े बड़े धब्बे दिखाई देते हैं। ठीक है। और उन काले रंग के धब्बों का सूर्य के साथ घूमना होता है। जब उन काले रंग के धब्बों के संपर्क में हमारी पृथ्वी आ जाती है ना, हमारी पृथ्वी आ जाती है, तो मेरे बच्चों चुंबकीय झंझावत, मैग्नेटिक स्टॉर्म उसे बोलते हैं, मतलब चुंबकीय तूफान उसे बोलते हैं। जब सूर्य के अंदर दिखाई देने वाले ये धब्बे और इन धब्बों के संपर्क में, जिन्हें ब्लैक स्पॉट बोलते हैं, यदि हमारी पृथ्वी आ जाएगी तो हमारी पृथ्वी के ऊपर एक तूफान आ जाता है, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक स्टॉर्म, मतलब चुंबकीय झंझावत। और उन्हीं चुंबकीय झंझावत के कारण अपने पृथ्वी के ऊपर जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें हैं बच्चों, उनमें गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। ठीक है। कहने का मतलब है कि आप आज एक नया टीवी खरीद के लेके आए मार्केट से, आपने उसको घर में रख दिया अलमीरा में, और मेरे बच्चों आपने 5 साल के बाद उसको संभाला। ठीक है। तो हो सकता है कि जो आपने आज अच्छे तरीके से टीवी को अलमीरा में सेट करके रखा है, बिल्कुल एकदम सोनी कंपनी का, ठीक है, जिसके ऊपर कोई मेरे बच्चों हम क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकते हैं, तो 5 साल के बाद यदि वो सोनी वाला टीवी भी नहीं चलाना, तो इसका मतलब क्या हुआ
कि वो चुंबकीय झंझावात के संपर्क में आया होगा, मैग्नेटिक स्टॉर्म के संपर्क में आया होगा और अंदर से मेरे बच्चों उसको गड़बड़ हुई होगी, जिससे इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो अच्छी होती हैं वो रखी रखी भी क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। तो ये चुंबकीय झंझावात, तो इसी को बोलते हैं कि सूर्य मंडल या सौर मंडल में जो सूर्य हमारा प्रधान है उसके अंदर जो दिखाई देने वाले काले काले धब्बे हैं बच्चों, ये भी महोत्पात की कैटेगरी में आता है। ठीक है, बिल्ली का रोना, लड़कियां का बिल्ली बहुत याद आवा है, बेरानी के सिस्टम में बिल्ली तो बड़ा प्यार है तामना गुड़िया। नेक्स्ट है मेरे बच्चों 15वें नंबर पे, प्रतिमाओं के केसों का धुंधलाना। ठीक है, प्रतिमाओं के केसों का धुंधलाना। ठीक है भाई, प्रतिमा मतलब अपने घरों में जो मूर्तियां हैं, उस किस आदमी की वो मूर्ति है, उस मूर्ति के बालों को तुम्हें देखना है। ठीक है, केस को देखना है, वो केस आपको साफ साफ दिखाई देने चाहिए। यदि उनके अंदर धूल वगैरह जल के वो धुंधले हो चुके हैं ना, तो मेरे भाई साहब फटाफट उनको ठीक करवा लेना चाहिए, वरना वो महोत्पात की कैटेगरी में आता है। ऐसा मेरे बच्चों बाण भट्ट ने बताया है मेरे को, मैंने आपको बताया है। ठीक है, बाण भट्ट ने मेरे को बताया, मैंने आपको बता दिया है। और 16वें नंबर पे हम बात करेंगे दिशाओं का काले काले बादलों से ओझल हो जाना। दिशाओं का काले काले बादलों से ओझल हो जाना मतलब बच्चों, काले रंग की घटा जब उठ जाती है ना, तो घर वाले भी बोल देते हैं कि बेटा अब तो कुछ खतरनाक ही होने वाला है ना। मेरी माँ तो ऐसे ही बोलती है कि बेटा कुछ खतरनाक होने वाला है, काली घटा उठ के आ चुकी है, सारी चारों दिशाओं में काले काले बादल बन चुके हैं, तो ये महोत्पात की कैटेगरी में आता है। 16 महोत्पात रटने नहीं है, समझने हैं। मतलब कौआ, लाली से लहूलुहान, सौरमंडल के अंदर काले धब्बे, प्रतिमाओं के केसों का धुंधलाना, काले काले बादलों से घटा का भर जाना, सूर्य के ऊपर धूल आ जाना, भूकंप आ जाना, चंद्रमा का मेरे बच्चों जलते हुए कुंड के भीतर बैठ जाना, सियारों का मुंह उठा के रोना, समुद्र की लहरों का ज्यादा आगे बढ़ना, धूमकेतु ज्यादा ऊंचाई पर दिखाई देना और धूमकेतु बहुत नीचे की ओर आ जाना, बूढ़े गिद्ध का सिंहासन पर जड़े मोती के ऊपर झपटना, पृथ्वी के ऊपर मेरे बच्चों रक्त की वर्षा होना, घोर वज्रपात होना, सिंहासन के पास मक्खियों का मंडराना, ये सारे के सारे अपशकुन होते हैं, महोत्पात होते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, आज के लिए इतना सा ही करेंगे, एक क्लास और हमारी होगी इस टॉपिक की। ठीक है, चाहता तो मैं आज ही कंप्लीट करवा देता, लेकिन मेरा मन था कि मैं तुम्हें सारा का सारा बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाऊं, मतलब 16 के 16 महोत्पात पढ़ाऊं। यहां से पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन महोत्पात की श्रेणी में नहीं आता है। तो मेरे बच्चों इन 16 में से आपको 3 ऑप्शन में पक्के मिलेंगे, एक आपको कोई और मिलेगा, वो आपका महोत्पात की श्रेणी में नहीं आता हुआ मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा महोत्पात की कुल संख्या कितनी है, महोत्पातों का वर्णन कौन सी किताब में मिलता है, इनका वर्णन किस कवि के द्वारा किया गया है, किस लेखक के द्वारा किया गया है। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कौवे का काव काव करना कौन सी कैटेगरी में आता है, महोत्पात की कैटेगरी में आता है, शुभ की कैटेगरी में आता है, या दुनिर्मित की कैटेगरी में आता है, या उपलिंग की कैटेगरी में आता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और
पहले पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और वो क्वेश्चन इन्हीं 16 बातों से पूछे गए हैं। यदि महोत्पात से क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो इंडिया जीके में हो, ये आपके दूसरे राज्यों के अंदर भी पूछे जाते हैं, क्योंकि बाणभट्ट कोई हरियाणा का कवि नहीं था, वो मेरे प्यारे बच्चों पूरे भारत का कवि था। तो पेपर चाहे यूपी में हो, चाहे एमपी में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे किसी भी जॉब का पेपर हो, तो वहां पर ये क्वेश्चन आपसे ऑलरेडी पूछे जाते हैं। ठीक है, चलेगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को। और दूसरी क्लास भी मेरे बच्चों आज ही हम करेंगे, और 5 बजे तो नहीं करेंगे, लगभग मेरे हिसाब से मैं 1 या 2 बजे आज दूसरी क्लास लूंगा, क्योंकि मेरे को गुड़गांव निकलना है और कल मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा आप लोगों की। यदि कल मैं आ जाता हूं जल्दी तो शाम को क्लास लूंगा, वरना कल की क्लास आप ऑफ समझना, फिर परसों से हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और मैंने आपको बोला है कि आप नंबर के ऊपर जरूर अपना अपना अच्छा पॉजिटिव फीडबैक दीजिएगा। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक भी दे दीजिएगा, बाकी नेगेटिव वाले काम मैं करता हूं नहीं, है ना। तो आप पॉजिटिव फीडबैक दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे आप मेरा सपोर्ट कीजिएगा। देखिएगा, आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोगों की वजह से ही हम टीचर हैं। ठीक है, आप लोगों की वजह से ही मोटिवेशन मिलता है कि सुबह सुबह उठ के आप लोगों को कुछ नया सिखाया जाए। यदि आप लोग क्लास अटेंड करने ही नहीं आते तो मेरे प्यारे बच्चों, हो सकता था मैं इतनी बातें आप लोगों को नहीं बताता। यदि आप सारे के सारे बच्चे रिकॉर्डेड वीडियो ही देखते तो हो सकता था कि मैं आप लोगों को इतना डीपली कंटेंट नहीं पढ़ा पाता। ठीक है, तो मैं भी आप लोगों का फटाफट सिलेबस करवा के फिर कोई नया बैच निकाल देता, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं पहले पिछले बच्चों को सेटिस्फाई करूंगा, उसके बाद आगे वाले जो बच्चे हैं उनके ऊपर मेरी नजर रहती है कि उनको भी कुछ अच्छा सिखाया जाए। तो आप लोग सपोर्ट जरूर किया करो, चाहे यूट्यूब चैनल की मैं बात करूं, चाहे एप्लीकेशन की मैं बात करूं। यदि आप लोग आगे आने वाले बच्चों को बताओगे तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा, आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि आप लोग उसको एक अच्छी गाइडेंस में रख रहे हो। तो मैं भी आप लोगों को बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट ऐसे डिलीवर करता रहूंगा, और यही कंटेंट है जो आपको बाकी बच्चों से क्या करेगा, अलग करेगा। जैसे आज वाले क्वेश्चन तुम अपनी लाइब्रेरी में बैठे हुए बच्चों से भी पूछोगे ना कि महोत्पात की संख्या कितनी है, तो वो 3 बार बोलेगा कि क्या क्या क्या, मतलब उसने ऐसा नहीं पढ़ा होगा। यदि वो महोत्पात की संख्या बता देगा तो तुम उससे पूछना कि महोत्पात जो शब्द है वो कौन से व्यक्ति के द्वारा दिया गया है, महोत्पातों का वर्णन कहां मिलता है। समझ में आई ना बात। तो यही जो क्वेश्चन है जो बाकियों को नहीं पता होंगे, तुम्हें पता होंगे, तभी तो आप सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ोगे। ठीक है, चलेगा। थैंक यू, बाय बाय। बुक कब आएगी? बुक भी बहुत जल्दी आएगी भाई। बुक इस वीक में तो नहीं, सॉरी, इस मंथ में दे देंगे।